हेलो बच्चों, माई सेल्फ नवीन कुमार, फिजिक्स फैकल्टी, पोटेंशियल एंड कॉन्सेप्ट। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एएनटीएस का पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, जेई सेक्शन का। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये यहाँ दिया गया बच्चों, इन सीजर सिस्टम द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 100 डाइन इन अनदर सिस्टम वेयर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर किलोग्राम है, मीटर है एंड मिनट है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पूछ रहा है बच्चों इस यूनिट सिस्टम में। ठीक है, तो चलो हम लोग ये जानते हैं, जैसे इससे मैं इजी कैटेगरी में रखूंगा। तो बच्चों इसमें जैसे कि हम लोग जानते हैं N1 बाई N2 इक्वल टू क्या होता है बच्चों, तो हम लोग क्या लिखेंगे M2 बाई M1, क्योंकि बच्चों ये फोर्स की यूनिट है, फोर्स है ये। तो MLT माइनस 2 होता है, तो M पे पावर क्या आएगा 1, तो A की वैल्यू 1 हो जाती है यहाँ पे। यहाँ बच्चों क्या लिखोगे L2 बाई L1 पे पावर क्या लिखोगे MLT माइनस 2, तो यहाँ पे बच्चों पावर 1 होगी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा T2 अपॉन T1 पे पावर बच्चों -2। चलो सर स्टार्ट करते हैं। N1 को बच्चों 100 ले लो, तो अब जितने भी सीजीएस वाले टर्म्स होंगे सभी 1 वाले पार्ट में रखेंगे, M1 L1 और T1 में। ठीक है, और नए वाले को हम 2 में रख देंगे। ठीक है, तो 100 बाई बच्चों N2 लिखोगे इक्वल टू M2 को क्या रखोगे, किस में रखना है, केजी में। तो बच्चों यहाँ पे केजी रख दो, और नीचे क्या आ जाएगा M1 क्या आ जाएगा बच्चों ग्राम पे पावर 1। यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा मीटर, और नीचे क्या है सेंटीमीटर पे पावर 1। और यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा मिनट, नए में क्या है मिनट है ना, यहाँ देखो मिनट है, तो यहाँ पे मिनट लिख दो। और नीचे बच्चों क्या आ जाएगा सेकंड पे पावर -2। अब देखो तुम्हें चेंज किस में करना है, सीजीएस को बच्चों को करना है नई यूनिट में चेंज। तो जितने भी सीजीएस वाले टर्म देखते हैं सभी को न्यू यूनिट में कन्वर्ट कर दो, नई यूनिट में कन्वर्ट कर दो। तो 100 बाई N2 इक्वल टू केजी, ग्राम को बच्चों क्या लिख दोगे 10 टू पावर -3 केजी पे पावर 1। यहाँ पे बच्चों मीटर है, तो सेंटीमीटर को क्या लिख दोगे 10 टू पावर -2 मीटर पे पावर 1। और यहाँ बच्चों मिनट है, सेकंड को क्या लिख दोगे 1/60, मतलब 1/60 ना, तो ऊपर 60 चला जाएगा। ये भी बच्चों क्या आ जाएगा मिनट पे पावर -2। तो ये सब बच्चों केजी से केजी उड़ गया, मिनट से ये उड़ गया मिनट, सॉरी मीटर से मीटर, मिनट से मिनट गया। तो देख लो यहाँ पे 100 बाई N2 इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा 10 टू पावर 3 10 टू पावर 2, और इंटू बच्चों क्या आ जाएगा 60 पे पावर -2, तो बच्चों नीचे आ जाएगा ना क्या 13600। ठीक है, बस। तो यहाँ से देख लो N2 की वैल्यू क्या आ रही है तुम्हारी, N2 की वैल्यू सर आ रही है यहाँ पे हम लोग जब देखेंगे तो 3600 इंटू 10 टू पावर 2 इंटू बच्चे नीचे जाएगा तो माइनस बन जाएगा 10 टू पावर -5। तो 1 2 3 4 5 हो गया, यहाँ पे बच्चों N2 की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 3.6। तो ये कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, इसमें जो ऑप्शन होगा ये सी जो ऑप्शन है बच्चों ये तुम्हारा सही है, ये सी ऑप्शन बच्चों यहाँ पर सही है, तो इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जो यहाँ पर है, टाइम पीरियड ऑफ ए बॉडी अंडर एसएचएम इज प्रेजेंटेड बाय T इक्वल टू दिस वेयर P इज प्रेशर, D इज डेंसिटी, S इज सरफेस टेंशन, द वैल्यू ऑफ A B and C पूछा गया। ठीक है, तो A B and C पूछा गया, तो स्टार्ट करते हैं इसको। ये भी बच्चों इजी कैटेगरी में ही मान सकते हो इसको भी। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, T इक्वल टू बच्चों क्या दिया गया है, T जो दिया गया है कहाँ पर है, T इक्वल टू PA D B S C। ठीक है, ये दिया गया वेयर P प्रेशर, D डेंसिटी, S इज सरफेस टेंशन, द वैल्यू ऑफ A B and C। ठीक है, चलो यहाँ कांस्टेंट मेंशन नहीं है, कभी कभी मतलब जनरली क्वेश्चन में कांस्टेंट भी दे देता है, तो नहीं मेंशन है तो भी कोई बात नहीं, हमें तो ABC निकालना है ना। ठीक है सर, तो वैल्यू ऑफ A B and C, तो बच्चों इसको क्या लिखोगे M0 L0 T, ये क्या है बच्चों प्रेशर, सॉरी ये क्या है बच्चों यहाँ पे प्रेशर। P को क्या लिखोगे डायमेंशन फॉर्मूला प्रेशर का M फोर्स बाई एरिया, ML -1 T -2 पे पावर बच्चों A, डेंसिटी क्या होगा ML -3 पे पावर बच्चों B, और सरफेस टेंशन क्या होगा फोर्स बाई L गायब कर दो M T -2 पे पावर बच्चों C। ठीक है, बस हो गया, कंपेयर कर दो। तो यहाँ पे क्या आ गया M0 L0 T इक्वल टू M, बच्चों कितने आएंगे A B C, तीनों में आ रहा है A प्लस B प्लस C, और L बच्चों क्या आ जाएगा, L जो तुम्हारा आ जाएगा क्या आ जाएगा -A -3B, और इधर तो है ही नहीं, तो बच्चों T क्या आ जाएगा, T देखो क्या बन रहा है तुम्हारा, T बनेगा -2A, और इधर बच्चों -2C, क्या बोलते हो यही होगा ना। ठीक है, यस सर एकदम सही बात है, T -2A, यस एकदम करेक्ट है। तो अब बच्चों बताओ A प्लस B प्लस C क्या है, A प्लस B प्लस C इक्वल टू सर होगा 0, -A -3B इक्वल टू बच्चों क्या आएगा 0, -2A -2C इक्वल टू क्या आएगा 1। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से अगर तुम देखोगे तो यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा A प्लस C की डायरेक्ट वैल्यू आ रही है ना बच्चों, यहाँ से A प्लस C इक्वल टू 2 को उधर भेज दो, माइनस को भी उधर भेज दो, -1/2 नहीं आ रहा है देखो, A प्लस C बच्चों 2 को उधर भेज दिया, माइनस को भी उधर भेज दिया, तो ये आ जाएगा -1/2। ये वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पुट कर दो, A प्लस C बच्चों यहाँ पे पुट कर दो। A प्लस C की वैल्यू क्या है -1/2, तो -1/2 बच्चों यहाँ पे प्लस B है,
इक्वल टू क्या है 0, तो बी की वैल्यू क्या आ गई सर 1/2। बच्चों बी की वैल्यू 1/2 आ गई, ठीक है। देखो एक ही ऑप्शन है जहां पे बी की वैल्यू 1/2 दिख रही है, यही है, ठीक है। तो वहां से भी तुम कर सकते हो। देखो स्मार्ट मूव भी किया करो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास टाइम कम है, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा स्मार्टनेस के थ्रू यहाँ पे डायरेक्ट फटाक से करो। 1/2 है ना, तो बी की वैल्यू क्या आई है 1/2, तो एक ही ऑप्शन है जहाँ पे बी की वैल्यू क्या है 1/2, और कहीं तो है ही नहीं, तो लगा सकते हो। चलो ए आंसर बाकी कर लेते हैं हम लोग। बी इक्वल टू बच्चों आ गया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है सर, यहाँ पे बच्चों ए निकाल लो। तो यहाँ पे ए कैसे निकालोगे सर, ए जो होगा -a, और बच्चों ये -3/2 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो बच्चों a इक्वल टू क्या आ जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस -3/2, तो यहाँ पे देखो -3/2 दिख रहा है। उसी तरह बच्चों c निकाल दो, a पता है c निकाल दो, c की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा ये a ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ए बच्चों इसका आंसर सही होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन बच्चों क्या बोल रहा है। थर्ड क्वेश्चन बच्चों देख लो, थर्ड क्वेश्चन भी उसी का यूनिट डायमेंशन का ही है। तो थर्ड पे भी हम लोग एक बार नजर मार लेते हैं क्या होगा इसका। थर्ड क्वेश्चन मतलब ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये फोर्थ वाला जो पार्ट है ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो द स्पीड ऑफ लाइट दिया गया बच्चों c, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, प्लैंक कांस्टेंट h आर टेकन एज अ फंडामेंटल यूनिट इन अ सिस्टम, द डायमेंशन ऑफ टाइम इन दिस न्यू सिस्टम। तो बच्चों देखो टाइम का बोला गया है, तो टाइम क्या लिखोगे, टाइम जो होगा प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके बच्चों, c पे पावर a, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे पावर b, और प्लैंक कांस्टेंट पे पावर c, ठीक है। a b c की वैल्यू निकाल लो, आ गया आंसर। तो t इक्वल टू इस तरह के क्वेश्चन तो तुम लोग बहुत सारे किए होगे, c a, ये डायमेंशन फॉर्मूला स्टार्टिंग यही सब चीज से होता है। तो t का बच्चों क्या हो जाएगा फॉर्मूला m0 l0 t, ठीक है। ओके अब तुमसे क्या बोला गया है ये, हाँ तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा k, c का क्या होता है lt-1 पे पावर a, g का बच्चों क्या हो जाएगा, g का हो जाएगा सर तुम्हारा g का बन जाता है फोर्स इंटू l²। तो m-1 l पे पावर उधर जाएगा तो l³ t-2, क्या बोलते हैं, यही होता है ना, फोर्स इक्वल टू g m²/r² होता है, तो l³ बनेगा, इधर से मास जाकर -1, ठीक है। ये सही है बच्चों। प्लैंक कांस्टेंट का क्या होगा, प्लैंक कांस्टेंट का एनर्जी इंटू टाइम इधर जाएगा, तो बच्चों क्या बन जाएगा ml2 t-1 बनेगा, क्या बोलते हो, यही बनेगा, यस सर। ए बी और बच्चों सी लगा दो। तो बच्चों एल पे पावर क्या ए है, एल पे पावर बच्चों 3b, एल पे पावर सी है, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हो एल पे पावर ए प्लस 3b प्लस 2c, यस सर। अब टी पे आते हैं बच्चों, टी के पास क्या टी के पास है, टी पे के पास है -a -2b और -c, ठीक है सर। और m के पास बच्चों क्या है, m के पास है सर -1 और प्लस, एक बार फिर से देख लो, l के पास a है, 3b है, 2c है, b और t के पास -a है, -2b है, -c है, ठीक है। और m के पास -b है और c है, ठीक है। बच्चों अब इसको सॉल्व कर लो, तो बताओ a + 3b + 2c इक्वल टू क्या आ रहा है 0, ठीक है। -a -2b -c इक्वल टू बच्चों क्या आ रहा है 0 नहीं आ रहा है, इसकी वैल्यू 1 आ रही है। और इसकी वैल्यू क्या है बच्चों -b + c की वैल्यू क्या है, वो सर दिया गया है 1, ठीक है, सॉरी 0। तो बच्चों इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व कैसे करोगे आप, ए बी सी तो निकालना है ना, तो b + c तुम्हें दिया गया है, तो यहाँ से बच्चों साफ साफ आ रहा है b इक्वल टू क्या आ जाएगा, b इक्वल टू c नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ b इक्वल टू c है, मतलब b इक्वल टू, हम b किसको माने हैं इसके हिसाब से, हाँ मतलब हम b माने हुए हैं g को, ये g और h में अंतर दिख रहा होगा तुम लोग को। तो g और h की वैल्यू कहाँ सेम दिख रही है, g h की वैल्यू यहाँ सेम दिख रही है, यहाँ सेम दिख रही है, नहीं दिख रही है, यहाँ पे भी सेम है, तो करना पड़ेगा आगे, तीनों में सेम है, ठीक है। तो चलो b इक्वल टू बच्चों c है, ठीक है। तो एक तो मिल गया, तो b इक्वल टू c है, तो किसी भी फॉर्मूले में लगा दो। तो यहाँ पे बच्चों b इक्वल टू c पुट कर दो, तो यहाँ पे b इक्वल टू c पुट करोगे तो क्या आ जाएगा -a, ये -3b इक्वल टू 1, और बच्चों ऊपर पुट कर दो a, दोनों सेम है ना, 3 + 2 तो क्या हो जाएगा 5b इक्वल टू 0, दोनों को बच्चों क्या कर दो ऐड कर दो, तो a से a गया 5 3, a से a उड़ गया, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा +2, b इक्वल टू बच्चों 1, तो b इक्वल टू बच्चों 1/2 आ रहा है, b इक्वल टू 1/2, c इक्वल टू 1/2, यहाँ से तो पता चल गया b इक्वल टू 1/2, c इक्वल टू बच्चों 1/2, तो ये तो पता चल गया। अब a देख लो, ठीक है बच्चों, a देख लो, तो एक लिए क्या करोगे सर, एक लिए यहाँ पे बच्चों को लगा दो, किसी में भी यहाँ लगा देते हैं, a -2b - c इक्वल टू क्या है 1, -a -2b - c इक्वल टू बच्चों क्या है 1, यही था ना, -c इक्वल टू 1। बच्चों यहाँ पे a निकालना है, तो -2 × 1/2 -1/2 इक्वल टू क्या आ गया 1, तो 2 2 जा 2 से 2 गया, हाँ तो ये क्या बन गया -a इक्वल टू 1, ये बनेगा तुम्हारा a इक्वल टू इधर जब जाएगा तो 1 - 1/2, सॉरी आ तो गया
+1/2 और इधर बच्चों प्लस, सही तो आ रहा है, एकदम करेक्ट। तो a इक्वल टू बच्चों क्या बन जाएगा, तो बन गया 2 2 4 1 5 5/2 -5/2 बच्चों, a की वैल्यू -5/2 उधर जाएगा माइनस, तो a इसका आंसर बच्चों क्या होगा, a इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर a होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो ये दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया है। फोर्थ क्वेश्चन, P Q R आर फिजिकल क्वांटिटी हैविंग डिफरेंट डायमेंशन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कैन बी नेवर बी मीनिंगफुल क्वांटिटी। ये क्वेश्चन बच्चों देखो है तो छोटा सा है लेकिन कॉन्सेप्चुअली ठीक है, मतलब अच्छा क्वेश्चन, इसको मानते हैं, मतलब ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर P Q R बच्चों फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट डायमेंशन, अगर सभी का डिफरेंट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, डिफरेंट डायमेंशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कैन नेवर बी मीनिंगफुल क्वांटिटी, कभी भी मीनिंगफुल क्वांटिटी ना बन पाएगा। तो अब तुम्हें एक बात तो पता है ना, दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी हो सकता है जब दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो बच्चों, सेम हो। ठीक है, तो देखो ये ऑप्शन बच्चों जब तुम ए को चेक करोगे, ए ऑप्शन को चेक करोगे, तो देखो यहाँ क्या दिया गया, पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर बाई बच्चों क्या दिया गया है, आर। तो अब देखो अगर पी क्यू का बच्चों अलग अलग डायमेंशन फॉर्मूला, तो एक चीज कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बताते हैं कैसे। पी का मान लो बच्चों डायमेंशन फॉर्मूला है क्या मान सकते हो, एल मान लो। ठीक है, क्यू का बच्चों मान लो एल स्क्वायर और पी का हाँ ऐसे मान लो। ठीक है, तो तुम एक बात बोलो ना, बाकी ऑप्शन में अगर ये कंडीशन लगाओगे, आर भी है ना यहाँ पे, ठीक है, आर का मान लो बच्चों एल क्यूब है, तो देखो ये चीज बच्चों सपोज कर लो तीनों का अलग अलग है ना। अब लोग सर आप यही क्यों माने, तुम किसी से भी चेक कर लो। तुम मेरे को सिंपल से एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर लिखा गया है, क्यू का डायमेंशन फॉर्मूला अगर बच्चों एल स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे एल पे पावर 4 बन गया। अब यहाँ बच्चों ये क्यू है तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, एल स्क्वायर होगा, और इसका क्या गया एल पे पावर 4। अगर इसका एल पे पावर 4 बच्चों इसका एल स्क्वायर है तो कंफर्म है ना, कंफर्म है कि यहाँ पे भी क्यू ही होना चाहिए, तभी तो बच्चों इसको एल स्क्वायर करके एल पे पावर 4 बनाएगा। क्योंकि अगर ये पी क्यू है, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला अलग है। अब सुनो यहाँ पे क्या है, क्यू स्क्वायर दिया गया, इसका डायमेंशन फॉर्मूला एल पे पावर 4 हो गया, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम कब होगा, एल पे पावर 4 कब बनेगा, अगर क्यू का बच्चों एल स्क्वायर मान लिए, एल स्क्वायर, तो इसको भी एल स्क्वायर होना होगा ना। तो ये चीज कभी पॉसिबल नहीं हो सकता कि यहाँ क्यू और यहाँ पे कोई अलग हो और वो हो रहा हो सब्ट्रैक्ट, कभी भी पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। सर बाकी ऑप्शन फिर ये कैसे पॉसिबल है, ये बच्चों पॉसिबल हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल होगा, तो देखो यहाँ पे क्या है, बी जो ऑप्शन है तुम्हारा पी क्यू माइनस आर है बच्चों, आर का एल क्यूब है, क्यू का क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, पी का क्या है बच्चों एल, तो ये पॉसिबल है ना, क्योंकि यहाँ पे दोनों अलग, ये तीनों अलग अलग था, ठीक है, तीनों अलग अलग था, तो ये चीज पॉसिबल है। तो ये बी भी पॉसिबल है, सी तो बच्चों पॉसिबल होगा, डिवाइड है। डी बोलोगे सर डी कैसे पॉसिबल है, यहाँ बच्चों डी इसलिए पॉसिबल है ना, देखो डी ऑप्शन जो है पी आर दिया गया ना, क्यू स्क्वायर, आर को तो नीचे वाला हटाओ, पी आर दोनों अलग अलग ना, इसमें अगर फिर से एक इन दोनों में से कोई एक क्यू हो जाता तो पॉसिबल नहीं होता। अब ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्यू कितना बच्चों एल पे पावर स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा एल पे पावर 4 और ये क्या बन जाएगा एल और ये एल क्यूब, तो हो सकता है क्योंकि बच्चों यहाँ आर एल क्यूब है तो पी का डायमेंशन फॉर्मूला एल हो सकता है, लेकिन यही आर क्यू होता है इसकी तरह, तो ये एल स्क्वायर हो गया, तो एल पे पावर 4 होने के लिए इसको भी तो एल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, तो ये जो ऑप्शन होगा, ए जो ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है वो पॉसिबल नहीं है। तो यही बोला गया था, इन पी क्यू आर फिजिकल क्वांटिटी हैविंग डिफरेंट डायमेंशन विच ऑफ द कॉम्बिनेशन कैन नेवर बी मीनिंगफुल, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन हो गया, अब हम लोग आते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं यहाँ पे, बोला गया था फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज गिवन बाय दिस इन द मेजरमेंट ऑफ यू भी एरर इक्वल टू पी देन द, ओके बोला गया यू और बी के पास जो बच्चों एरर है, द एरर आर पी के इक्वल है बच्चों, यू और बी के पास एरर पी के इक्वल है, देन द रिलेटिव एरर इन एफ, बच्चों फोकल लेंथ में रिलेटिव एरर क्या होगा, मतलब मेरे से पूछ क्या रहा है, रिलेटिव एरर डेल्टा एफ बाई एफ। ठीक है, अब सर इसमें वो फॉर्मूला कैसे लगा जो तुम लोग पढ़ते हो, जैसे हम लोग पढ़ लेते हैं ना ये वाला, जैसे मान लो एरिया दे देता है तो हम लोग लिख देते एरिया इक्वल टू एल इंटू बी होता है, तो हम लोग लिख लेते डेल्टा ए बाई ए इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी, हम लोग लिखते हैं ना इसको, ऐसे लिख लेते हैं हम लोग इसको। लेकिन इसको लिख पाओगे क्या, नहीं, ये बच्चों इसलिए लिख लेते हो ना यहाँ, क्योंकि तुम्हारे पास दो टर्म्स होते हैं ए और ये पूरा का पूरा एक टर्म्स में आ गया, यहाँ बच्चों 3 टर्म्स है, 1 2 3, 2 से ज्यादा टर्म्स होते हैं तो बच्चे फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे, वहां पे फिर डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। अच्छा सर कैसे, वहां पे डिफरेंशिएशन बच्चों करना पड़ता है, जैसे तुम्हारा पैरेलल में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, पैरेलल रेजिस्टेंस, वहां पे भी बच्चे ये फॉर्मूला नहीं लग पाता, कुछ जगह कुछ लोग लगा देते हैं, ठीक है, तो वो गलत है, वो मेथड गलत है, जहां पे लगा देते हैं पैरेलल वाले में, सीरीज वाले में तो लगा सकते हो आराम से, वो तो सीधे एडिशन है, लेकिन पैरेलल में नहीं लगता, क्योंकि वहां पे भी 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 बन जाता। ठीक है, तो वहां पे भी ये गलत, अगर यूज कर रहे हो तो गलत स्ट्रेटेजी है वो। ठीक है, तो इसको सर कैसे करेंगे, हमारे पास दिया गया है 2/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u,
इसको बच्चों डिफरेंशिएट करो तो ये क्या बन जाएगा 2df बाई एफ स्क्वायर माइनस के साथ इक्वल टू माइनस db बाई बी स्क्वायर प्लस du बाई यू स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तुमसे क्या पूछा गया है, df बाई एफ पूछा है ना, रिलेटिव एरर, ये तुमसे पूछा गया है। db तो बच्चों तुम्हें दिया गया, db कितना है देखो, u and v है एरर इक्वल टू p, तो ये बच्चों p दिया गया, तो यहाँ पे क्या लिखोगे p बाई v स्क्वायर, यहाँ क्या लिखोगे प्लस p बाई यू स्क्वायर। ठीक है सर, df बाई एफ चाहिए सर, ये एफ का क्या करें, तो बच्चों इस एफ की वैल्यू तो तुम्हें पता है, 2 बाई एफ की वैल्यू क्या होती है 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू, तो यहाँ पुट कर लो। ये भी बच्चों एक अच्छे क्वेश्चन में मैं काउंट करूंगा, इसे भी मैं एक अच्छे क्वेश्चन में काउंट करूंगा। ठीक है, तो df बाई एफ, तो df बाई एफ बच्चों क्या बन जाएगा, यहाँ पे देख लो, सॉरी 2 बाई एफ की वैल्यू पुट कर दो, तो 2 बाई एफ हो जाएगा बच्चों 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू। ठीक है, माइनस तो इसका df बाई एफ चाहिए बच्चों तुम्हें, इक्वल टू माइनस पी को बाहर कर लो, माइनस मत पी को बाहर कर लो, माइनस माइनस कट जाएगा, पी माइनस पी को बाहर कर लो, तो 1 बाई बी स्क्वायर माइनस 1 बाई यू स्क्वायर हो जाएगा। यस सर, एकदम सही बात है बच्चों, माइनस से माइनस गया। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू df बाई एफ इक्वल टू बच्चों क्या आया तुम्हारे पास, पीछे जाना होगा, क्या आया था हमारे पास 1 बाई बी का स्क्वायर होगा यहाँ पे माइनस 1 बाई यू का स्क्वायर, 1 बाई बी का स्क्वायर माइनस 1 बाई यू का स्क्वायर। बच्चों इसको ओपन कर दो, आ गया आंसर 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू। अच्छा पी भी था ना यहाँ पे, पी भी था बच्चों, यहाँ पे पी भी था। ठीक है, तो यहाँ से कर लो, बस आ गया df बाई एफ इक्वल टू पी, इसको क्या लिख सकते हो 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू 1 बाई बी प्लस 1 बाई यू, इसको उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो, तो df बाई एफ बच्चों क्या आ गया इक्वल टू पी 1 प्लस बी प्लस 1 बाई यू, ऐसा कुछ आंसर है क्या। ये देखो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है ऑप्टिक्स का। ठीक है, तो ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, बोला गया बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर इन इंसिडेंट ऑन आइसोलेट राइट एंगल, ये दिख रहा होगा तुम्हें। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म ऑफ रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर बच्चों ये दिया गया है तुम्हें। ठीक है, तो बोला गया था प्रिज्म विल क्या करेगा, सेपरेट किसको कौन करेगा। तो बच्चों जब ये क्वेश्चन कर रहे होगे तुम, तो यहाँ पे ये अगर बच्चों प्रिज्म है, ठीक है, तो बच्चों कोई जब आएगा, ये कितना डिग्री है 45 डिग्री है, कैसे पता चला आइसोलेट ट्रायंगल वैसे दिया गया 45 है। चलो चलना, तो यहाँ पे देखो क्या है, ये बच्चों ये एंगल कितना होगा सर, ये 45 है, तो बच्चों ये 90 है, तो ये भी 45 होगा, ये 45 होगा, तो बच्चों ये भी क्या होगा 45। इंसिडेंट एंगल बच्चों क्या है 45। अब देखो कॉन्सेप्ट ये है ना TIR और TIR कौन करेगा कौन नहीं करेगा। तो TIR करने के लिए तो बताओ IC जो I जो है शुड बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए बच्चों C, I क्या होना चाहिए बच्चों ग्रेटर देन C। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, साइन I दोनों साइड में ना वो कर दो, साइन का मल्टीप्लाई साइन C, ये क्या हो जाएगा बच्चों साइन I कितना 45, I की वैल्यू बच्चों क्या है 45 है ना, इसको क्या क्या डायरेक्ट लिख सकते हो, साइन 45 इज ग्रेटर देन साइन C, और साइन C को बच्चों क्या लिख सकते हो 1 बाई म्यू। तो यहाँ से देखो क्या बन जाएगा, ये 1 बाई रूट 2 इज ग्रेटर देन 1 बाई म्यू। तो बच्चों क्या आ जाएगा म्यू इज ग्रेटर देन रूट 2। म्यू बच्चों बड़ा होना चाहिए रूट 2 से तो TIR करेगा, म्यू बड़ा होना चाहिए रूट 2 से तो TIR करेगा। तो बताओ रूट 2 से बड़ा बच्चों कौन कौन है, 1.43 रूट 2 से बड़ा है, क्योंकि रूट 2 1.41 के राउंड होता है। तो ये भी बच्चों बड़ा है और ये भी बड़ा है, तो तुम्हारा पास 1.39 जो है वो रूट 2 से कम है ना, वो रूट 2 से कम है। ठीक है, तो 1.39 बस रूट 2 से कम है, मतलब म्यू बड़ा होना चाहिए रूट 2 से, मतलब बच्चों जो तुम्हारा ब्लू कलर है और ग्रीन दोनों TIR करेगा, क्योंकि दोनों का म्यू रूट 2 से बड़ा है। बस ये TIR नहीं करेगा, कौन रेड नहीं करेगा। रेड अगर बच्चों नहीं कर रहा है तो रेड कलर सेपरेट हो जाएगा। तो बच्चों ए इज द राइट आंसर, सेपरेट रेड कलर फ्रॉम ग्रीन एंड ब्लू कलर, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके सर। अब हम लोग आते हैं, a ray of light from a denser medium strike a rarer medium at an angle of incidence I if the reflected and refracted ray are mutually perpendicular to each other, what is the value of critical angle। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे, देखो बच्चों एक रे आ रही है डेंसर से रेयर, ठीक है, डेंसर से रेयर, ये मान लो μ2 है, ये बच्चों मान लो μ1 है, ये मान लो I है, और ये बच्चों मान लो R डैश है। ठीक है, सपोज कर लो R डैश है। ठीक है, तो मेरे को बताओ ये रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या कर रही है। रिफ्लेक्ट होने के बाद बच्चों जो तुम्हें बोला गया है रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्लेक्टेड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये बच्चों I तो होगा ना, ये तो I होगा। चलो इसको R ही ले लो, R डैश हम R यूज ही नहीं कर रहे थे, इसी को R ले लेते हैं।
ये बच्चों क्या हो जाएगा r। तो बताओ आई और r ये दोनों बच्चों, ये जो रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे में एंगल अगर 90 डिग्री है, अगर बच्चों एंगल 90 डिग्री है, ये अगर बच्चों 90 डिग्री है तो i प्लस r भी तो 90 डिग्री होगा। यस सर, i प्लस r बच्चों क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है सर, 90 डिग्री होगा। तो अब यहाँ पे देखो तुमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। बच्चों क्रिटिकल एंगल क्या होता है, साइन सी। अच्छा यहाँ पे हम लोग साइन सी इक्वल टू बच्चों क्या होता है, पहले ये बता दो। साइन सी इक्वल टू सर होता है रेडियर अपॉन डेंसर, तो म्यू1 बाई म्यू2 नहीं होता है, रेडियर बाई डेंसर। क्या बोलते हो, यस सर। तो म्यू1 बाई म्यू2 की वैल्यू चाहिए ना, तो म्यू1 बाई म्यू2 की वैल्यू के लिए बच्चों यहाँ पे वो लगा दो, स्नेल्स लॉ। तो क्या हो जाएगा म्यू2 साइन आई इक्वल टू म्यू1 साइन आर। क्या बोलते हो, ये हो जाएगा। यस सर। तो बच्चों यहाँ पे देखो म्यू2 साइन आई, म्यू1 साइन आर को क्या लिख सकते हो, आर प्लस आई इक्वल टू बच्चों 90 डिग्री, तो आर इक्वल टू 90 माइनस आई नहीं लिख सकते। यस सर, साइन 90 माइनस बच्चों क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या बन गया, यहाँ से तुम्हारा ये बन जाएगा म्यू1 कॉस आर, और बच्चों ये क्या बन जाएगा म्यू2 साइन आई। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हें पता चल गया म्यू2 बाई म्यू1 की वैल्यू क्या आ रही है, तुम्हें म्यू1 बाई म्यू2 चाहिए ना, तो म्यू1 बाई म्यू2 की वैल्यू बच्चों क्या आ रही है, म्यू1 बाई म्यू2 की वैल्यू आ रही है साइन आई बाई कॉस आर, और बच्चों ये साइन आई बाई कॉस आर। अच्छा यहाँ पे 90 माइनस बच्चों क्या आर को लिख लो ना, 90 माइनस आई लिखोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 90 माइनस इसको आई कर दो, आर को रिप्लेस करो ना, तो आर इक्वल टू 90 माइनस आई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या कर दो 90 माइनस आई, तो ये कॉस आई बनेगा ना, सॉरी ये बच्चों क्या बनेगा कॉस आई। तो म्यू1 बाई म्यू2 बच्चों क्या आ गया, 10 आई नहीं बन गया। यस सर, ये तो 10 आई बन गया, बस यहाँ पे पुट कर दो, तो साइन सी इक्वल टू क्या आ गया, साइन सी इक्वल टू आ गया म्यू1 बाई म्यू2 10 आई, तो बच्चों सी इक्वल टू क्या आ गया साइन इनवर्स 10 आई। ये आ गया सी इक्वल टू साइन इनवर्स 10 आई, साइन इनवर्स 10 आई, बी इज द राइट आंसर। इसका आंसर बच्चों बी होगा। क्लियर है सभी को, इसका आंसर बी होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अ फिश राइजिंग वर्टिकली विद स्पीड 3 मीटर पर सेकंड टू द सरफेस ऑफ वाटर, सी अ बर्ड डाइविंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद स्पीड 9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये दिया गया है द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ डाइव ऑफ बर्ड। बच्चों देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये देखना, यहाँ पे बोला गया है फिश राइजिंग वर्टिकली, बच्चों ये मछली जो है ऊपर की ओर जा रही है, और जो वो तुम्हारा है, और जो तुम्हारा बर्ड है, बर्ड जो है बच्चों ये बर्ड लग नहीं रहा है, लेकिन मान लो बचपन में ऐसे ही तो बनाते थे, 9 मीटर से बच्चों ये 9 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और ये कितने से जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है फिश कितने से 3 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो तुमसे बच्चों पूछा गया है क्या, द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ डाइव ऑफ बर्ड। ठीक है, तो बच्चों देखो जो फॉर्मूला हमारा बनता है इसका, वो क्या बनता है, जैसे मछली देखनी है ना, ऑब्जेक्ट बच्चों कौन है, ऑब्जेक्ट बच्चों ये ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जेक्ट बच्चों ये तो क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू फिश इक्वल टू क्या बनता है, ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट ये है ना, कौन किसको देख रहा है, देखो अ फिश राइजिंग वर्टिकली विथ इतना टू द सरफेस ऑफ वाटर, सी अ बर्ड, बर्ड को बच्चों देख रहा है, वो बर्ड को बच्चों देख रहा है कितने से आते हुए 9 मीटर पर सेकंड, मतलब मछली के रिस्पेक्ट में बर्ड की स्पीड बच्चों क्या दी हुई है 9 मीटर पर सेकंड, मछली के रिस्पेक्ट में बच्चों दी हुई है। ठीक है, ओके सर। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू फिश दिया गया है तुम्हें, इक्वल टू क्या होगा बच्चों, क्योंकि ऑब्जर्वर बच्चों ये है तो इसकी वेलोसिटी तो एज इट इज रहेगी मछली की, प्लस ऑब्जेक्ट ये तो बच्चों मान लो ये तुम्हारा म्यू एयर है और ये बच्चों म्यू डब्ल्यू है, तो क्या लिखोगे, ये ऑब्जेक्ट है तो बच्चों रे किस में जा रही है, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो रे बच्चों इसमें जा रही है वाटर में, तो क्या लिखोगे म्यू डब्ल्यू बाई म्यू ए। ठीक है, इनटू क्या लिखोगे बच्चों वेलोसिटी ऑफ बर्ड, जो कि हमें पता नहीं है। साइन कन्वेंशन सबको पता है ना कैसे लेना होता है, देखो साइन का बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू फिश, अगर डिस्टेंस घटाने की टेंडेंसी जो वेलोसिटी रखता है उसको नेगेटिव लेते हैं, जो बढ़ाने की टेंडेंसी रखता है उसको बच्चों पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, तो बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू फिश की वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड है, टुवार्ड्स उसकी तरफ आ रहा है, तो डिस्टेंस घटाने की टेंडेंसी रख रही है वेलोसिटी, तो माइनस लोगे तो क्या आएगा -9। वेलोसिटी ऑफ फिश बच्चों क्या, ये भी बच्चों देखो डिस्टेंस घटाने की टेंडेंसी रख रहा है, तो क्या लिखोगे -3 प्लस म्यू डब्ल्यू बाई म्यू बच्चों दिया गया 4/3 इंटू म्यू ऑफ बर्ड, तो इससे सॉल्व कर लो तो क्या बन गया ये प्लस उधर जाएगा प्लस, तो 6 हो गया, -6 इंटू 3/4, 6 3 18/4, -18/4, -18/4। तो देख लो इसका आंसर जो तुम्हारा बच्चों बन रहा है, इसको -18/4 करोगे तो यही बनेगा, -4.5 बनेगा, तो 18/4। ठीक है, तो बच्चों -18/4
वही बन रहा है 4.5 बन रहा है, देख लो 4.5। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड बच्चों क्या आ रहा है -4.5 मीटर पर सेकंड। माइनस ये बता रहा है कि बच्चों बर्ड भी अप्रोच कर रहा है फिश को, क्योंकि अप्रोच करेगा तभी तो डिस्टेंस कम होगा। डिस्टेंस कम करने की टेंडेंसी को हम लोग क्या लेते हैं माइनस, बस यही बता रहा है, ठीक है। अगर ये प्लस आता तो बर्ड मछली से दूर जा रहा होता, डिस्टेंस इंक्रीज करने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। तो चलो ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा। अब बच्चों आते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्टिंग कर्व। ये दिया गया सब कुछ। तो बच्चों ये TIR का कर्व है, TIR का कर्व तुम्हें पता है कैसा होता है, जो हमारा डेविएशन होता है तो शुरुआत में बच्चों वो क्या करता है रिफ्रैक्शन, शुरुआत में बच्चों रिफ्रैक्शन करता है, तो रिफ्रैक्शन का ग्राफ जो बनता है हमारा ये बन रहा होता है। बाद में बच्चों वो रिफ्लेक्शन कर रहा होता है। रिफ्रैक्शन का ग्राफ ये क्यों बनता है, क्योंकि बच्चों वो तुम फॉर्मूला लगाओ ना, जैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, ये अगर I है, ये बच्चों R है, तो μ1 μ2, तो तुम्हें जो बच्चों ये फॉर्मूला बनता है डेविएशन में क्या होता है फॉर्मूला, किधर से किधर जा रहा है, TIR है तो बच्चों डेंसर से रेयर जा रहा है, तो डेंसर से रेयर जा रहा है ना, तो R ज्यादा होगा। तो चलो डेंसर से अगर बच्चों रेयर जा रहा है तो क्या करोगे, R ज्यादा होगा, ये R, तो बच्चों डेविएशन क्या हो जाएगा R माइनस I, क्योंकि डेविएशन ग्राफ जो है किसमें चाहिए, डेविएशन वर्सेज I में, तो बच्चों R को यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं, R को यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं, तो स्नेल्स लॉ लगा के रिप्लेस करते हो तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा दो, μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R, तो बच्चों R इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन इनवर्स μ1 μ2 sin I। तो बच्चों ये कुछ साइन इनवर्स का ग्राफ हो रहा था, साइन का, तो देखो ये स्टैंडर्ड ग्राफ तो नहीं है, लेकिन साइन का ग्राफ बच्चों ऑलमोस्ट ऐसे बनता है, तो इनवर्स का अप्रॉक्स ऐसे बनेगा। और ये ओरिजिन से क्यों पास कर रहा है, क्योंकि बच्चों जब I 0 होगा तो डेविएशन भी 0 नहीं होगा। जब तुम बात करते हो रिफ्रैक्शन में, अगर रे डायरेक्ट ऐसे आ रही होती है, I जब 0 होता है तो बच्चों R भी क्या होता है 0 होता, तो इसलिए ये ग्राफ ऐसा बनेगा रिफ्रैक्शन में। जैसे ही क्रिटिकल एंगल के पास पहुंचेगा I इक्वल टू C पे, बच्चों क्या करेगा रिफ्लेक्शन, उसके बाद रिफ्लेक्शन करेगा। रिफ्लेक्शन में क्या होता है डेविएशन का फॉर्मूला 180 माइनस 2I, y इक्वल टू माइनस mx प्लस c का ग्राफ है, तो वो कैसा बनेगा ऐसा बनेगा। तो इसलिए आंसर कौन सा होगा इसका बच्चों 9 का, A इज द राइट आंसर, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग आते हैं 10 पे। ओके बच्चों, तो अब हम लोग आते हैं 10th क्वेश्चन पे। बाई कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म बाय टू थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एज शोन इन फिगर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया 1.5, डेट ऑफ सेकंड लेंस इज 1.2, बोथ कर्व सरफेस ऑफ इतना इतना इतना, रेडियस बच्चों 4 दिया। जो लिखने वाली चीज है वो लिख लेते पहले। रेडियस हमारे को दिया गया कितना, रेडियस दिया गया कितना गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है 14 सेंटीमीटर दिया गया। 4 बाई कॉन्वेक्स फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इतना इमेज फॉर्म। सबसे पहले बच्चों हम लोग फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, तो डायग्राम पहले देखना होगा, डायग्राम कैसा है इसका 1.2 1.5 शायद लिखा होगा उसमें पहले से, हाँ चलो ठीक है, तो बस हो तो गया, सब कुछ तो दिया है। तो बच्चों सबसे पहले फोकल लेंथ निकालो। फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ, 1/f इक्वल टू बच्चों, जिसमें आप देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, रे किसमें जा रही है 1.5 में, तो 1.5 किससे जा रही है एयर से बच्चों, तो 1, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस में होगा क्योंकि हम इधर मान लो ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, इधर से रे जा रही है, तो बच्चों इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर इधर राइट में, तो प्लस लोगे तो प्लस 14, फिर प्लस बच्चों किस में जा रही है 1.5 से 1.2 में, तो 1.2 जिसमें जा रही है मैंने जिससे जा रही है 1.2 में जा रही है, किससे जा रही है 1.5 से, जिसमें जा रही है मैंने जिससे जा रही है अपॉन आर बच्चों इसका इन्फिनिटी होगा क्योंकि ये स्ट्रेट है, ऐसे प्लेन हो गया, प्लेन हो गया, तो क्या हो जाएगा बच्चों इन्फिनिटी प्लस, अब किस में जा रही है इससे इसमें जा रही है एयर में, तो 1 माइनस 1.2 बाई बच्चों आर क्या हो जाएगा सर -14, ठीक है बच्चों ये हो गया। तो इससे बच्चों फोकल लेंथ निकाल लो, तो बच्चों इससे फोकल लेंथ निकाल लो, इससे जो तुम्हारा फोकल लेंथ आ जाएगा इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो बच्चों इससे जो फोकल लेंथ आ रहा है वो 20 आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना है। तो इससे बच्चों फोकल लेंथ क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ बच्चों 20 आ गया। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तुम्हें कितना दिया गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बच्चों जो तुम्हें दिया गया वो है 40 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बच्चों 40 सेंटीमीटर दिया गया है, मतलब यू क्या है बच्चों -40, बच्चों एफ 20 है, यू तुम्हारे को -40 दिया गया है, तो अब क्या कर लो इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करोगे 1 बाई लेंस है ना, 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, तो बच्चों इसको सॉल्व कर लो 1 बाई बी माइनस 1 बाई -1/40 इक्वल टू बच्चों क्या लिख दोगे 1 बाई +20, क्योंकि +20 आया, इसको सॉल्व कर लो। बी की वैल्यू बच्चों जो आ जाएगी वो तुम्हारी बी की वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ पे वो तुम्हारा बन रहा है कितना, बी की वैल्यू बच्चों तुम्हारी 40 आ जाएगी, तो बी की वैल्यू बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, तो सॉल्व करके यहाँ से 40 आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी क्वेश्चन बच्चों अच्छे क्वेश्चन में गिना जाएगा 11th वाला, ठीक है। तो चलो 11th क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक मिरर बच्चों दिया गया है, ये इंसान जो है यहाँ से एक ऑब्जेक्ट बच्चों यहाँ से ऐसे जा रहा है कितने से v वेलोसिटी से, तो बोला गया कि बताओ इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। तो बच्चों तुम देखो ध्यान से एक बात तो पढ़े हो क्या,
जो बच्चों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है उसको पहले मिरर के प्लेन और मिरर के परपेंडिकुलर रिजॉल्व कर लो, क्योंकि प्लेन में जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी इमेज की भी वही होगी, ये जानते हो। अब परपेंडिकुलर में बच्चों क्या होता है, अगर मिरर रुका हुआ है तो ऑब्जेक्ट अगर राइट जाएगा तो वो लेफ्ट जाता है, अगर मिरर रुका है तो ऑब्जेक्ट को बच्चों जब रिजॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, भी कॉस थीटा, इसके परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा बच्चों, भी साइन थीटा। ये किसकी स्पीड दिखा रही है, ये बच्चों दिखा रहा है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बच्चों ये है तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, कलर बदल के हम इमेज की वेलोसिटी लिख दे रहे हैं। तो बच्चों इमेज की वेलोसिटी जो होगी सर इधर तो वही हो जाएगी बच्चों, इमेज की वेलोसिटी इधर तो वही हो जाएगी, भी कॉस थीटा है। इमेज की बच्चों इधर तो भी कॉस थीटा ही हो जाएगी, इधर बच्चों क्या हो जाएगी, ये नीचे जा रहा है पैरेलल में तो बच्चों जिधर ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उधर ही जाएगा इमेज भी, यही है। परपेंडिकुलर में ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो इमेज बच्चों इधर जाएगा, भी साइन थीटा से। तो हमारे पास जो बच्चों नया डायग्राम बन गया इमेज के लिए जो बच्चों हमारा डायग्राम बन गया वो क्या है सर, उसकी एक वेलोसिटी जो है भी कॉस थीटा तो इधर है और भी साइन थीटा सर इधर है। ये बच्चों थीटा तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि थीटा प्लस 90, फिर थीटा प्लस ये एंगल 90, दिस प्लस दिस 90। तो बच्चों बस अब इसको एक्स वाई में रिजॉल्व कर दो, हो गया ऑप्टिक्स का काम खत्म। तुमसे जो आंसर दिया एक्स वाई में दिया ना तो इसको रिजॉल्व कर लो बच्चों। अगर इधर भी है तो बताओ इधर क्या जाएगा, इधर बच्चों जाएगा भी कॉस स्क्वायर थीटा और इधर बच्चों क्या जाएगा, भी कॉस थीटा साइन थीटा। उसी तरह बच्चों इधर भी साइन थीटा, इधर क्या जाएगा, भी साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर जाएगा बच्चों भी साइन थीटा भी कॉस थीटा, इसको 2 लिख दे, बस खत्म। तो बताओ वेलोसिटी क्या आ गया एक्स में, क्योंकि इधर राइट को प्लस लेते हैं हम लोग, भी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बच्चों ये क्या आ गया तुम्हारा वाई में, भी 2 साइन थीटा कॉस थीटा जे कैप, और ये बच्चों कौन सा कैप है, आई कैप। तो बच्चों इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा आई कैप। और बच्चों इसको हम लोग क्या बोलेंगे, भी ये क्या आ जाएगा बच्चों साइन 2 थीटा जे कैप। खत्म कहानी। तो कौन सा आंसर सही लग रहा है इसमें, डी है, कॉस थीटा आई कैप प्लस भी साइन 2 थीटा जे कैप। खत्म कहानी, ठीक है। तो ये भी बच्चों एक अच्छे क्वेश्चन में गिना जा सकता है। अब हम लोग आते हैं 12 वाले पे। 12th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 12th क्वेश्चन जो है बच्चों यहाँ पे, लाइट रे ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कनकेव मिरर स्ट्राइक द मिरर एट एन एंगल थीटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर आर है, आफ्टर रिफ्लेक्शन रे मीट। बच्चों देखो पैरेलल रे आती है ना अगर, तो बच्चों को ये लगता है कि पैरेलल रे हमेशा कहाँ मिलती है, फोकस पे। बच्चों पैरेलल रे हमेशा फोकस पे नहीं मिलती है, पैरेलल भी हो पैरा एक्सियल रे हो, पैरा एक्सियल का मतलब होता है इंसिडेंट एंगल शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, तब वो बच्चों कहाँ मिलती है, फोकस पे। तो बोला गया एक पैरेलल रे आ रही है, ठीक है, और जो एंगल बना रही है इंसिडेंट एंगल जो है बच्चों, इंसिडेंट एंगल जो है तुम्हारा वो थीटा बना रही है, ठीक है। तो बोला गया वो कहाँ मीट करेगी, तो बच्चों वो देखो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, यस सर। बच्चों ये थीटा है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये भी थीटा होगा, यहाँ से एक 90 डिग्री बनाओ, ये 90 तो बच्चों ये भी 90, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा, यस सर। कौन कौन, इसको मान लो कुछ भी ए बी सी डी, बच्चों ए बी डी एंड सी डी भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यस सर। तो बच्चों ये बताओ ये जो लाइन पास करेगा सेंटर से पास करेगा ना, इसको सी रख दो, नहीं तो तुम इसको कंफ्यूज हो जाओगे तुम, ठीक है। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, जो यहाँ से पास करेगा वो सी होगा ना, क्योंकि बच्चों देखो जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल हमेशा कहाँ से पास करता है, नॉर्मल सर हमेशा सी से पास करता है। ये बच्चों सी से पास करेगा, इसको ए मान लो, तो ए सी क्या होगा, ए सी को हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, ए सी इक्वल टू रेडियस नहीं हो जाएगा, क्योंकि सेंटर से सरफेस तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है बच्चों, आर। आर ये बच्चों अगर आर है, ए सी अगर आर है, तो बताओ डी सी भी क्या होगा, डी सी सर हो जाएगा r/2। क्यों सर, क्योंकि ये दोनों बच्चों ये एंगल और ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जो बच्चों CBD एंड CDA क्या है, कांग्रुएंट है, ओके सर। तो DC इक्वल टू r/2 आ गया। तो बच्चों हमसे क्या पूछा है, कहाँ मिलेगा, फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहाँ मिलेगा, मतलब बच्चों हमें ये CB निकालना है। तो कैसे निकालोगे CB, तो बताओ मेरे को यहाँ पे CD बाई CB इक्वल टू बच्चों क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या है, cos थीटा। CD हमें पता है सर, CD जो r/2 है इक्वल टू cos थीटा। तो बच्चों CB कितना आ गया, CB इक्वल टू सर आ रहा है r/2 cos थीटा। तो बच्चों आंसर क्या है, CB इक्वल टू r/2 cos थीटा। सी इज द राइट आंसर, इसको कंप्लीट कर लो, सी इज द राइट आंसर, ठीक है, सी इज द राइट आंसर बच्चों, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, रिजल्टेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मे बी इक्वल टू 0। बच्चों ये मतलब नॉर्मल क्वेश्चन ही है। रिजल्टेंट 0 कब हो सकता है, रिजल्टेंट 0 बच्चों तब होता है जब मान लो 3 फोर्स है, तो 3 में से सम ऑफ 2 जो है वो तीसरे से बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, ठीक है। मतलब हमारे पास सम ऑफ 2 जो है बच्चों वो कम से कम जो तीसरे से कम दोनों का सम तीसरे के इक्वल हो या फिर उससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये नेट फोर्स 0 हो सकता है बच्चों। यहाँ पे देखो 10 + 10 क्या हुआ 20, और ये क्या है 30। तीसरा फोर्स
दो फोर्स से ज्यादा बड़ा, मतलब दो फोर्स का सम तीसरे से बड़ा नहीं हो रहा, ना इक्वल हो रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। 10 + 20 + 30, अब 4 फोर्स है तो 3 फोर्स का एडिशन कम से कम चौथे से बड़ा होना चाहिए। अब फोर्थ नंबर तुम जरूरी नहीं इसको दो, फोर्थ बच्चे इसको भी दे सकते हो, मतलब जो सबसे बड़ा है उसको हम फोर्थ बोल रहे हैं इस केस में। तो हमारा क्या हो जाएगा 10 + 20 30, 30 + 30 बच्चों 60 जो है सबसे बड़े वाले फोर्स से बड़ा है, तो बी में 0 पॉसिबल है। बाकी देख लो, सबसे बड़ा 40 है तो 20 + 10 30 + 5 35 बच्चों 40 से छोटा ही है ना। सबसे बड़े फोर्स से सबसे बड़ा फोर्स बच्चों 40 है, तो बाकी जो फोर्स है वो 40 के या तो इक्वल हो या तो उससे बड़ा हो, तो सी भी नहीं पॉसिबल है। बी में हो रहा है 40 है, तो बाकी जो 3 20 50 + 10 60, तो बी में बाकी 3 इससे सबसे बड़े वाले फोर्स से बड़ा है, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, हो गया ये। अब अगर हम बात करते हैं 14, ए इक्वल टू बच्चों दिया गया है, बी इक्वल टू दिया गया है, देन द वेक्टर सी परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी हैविंग द मैग्नीट्यूड इक्वल टू। ठीक है बच्चों, परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है, ए और बी दोनों का परपेंडिकुलर, तो ए क्रॉस बी सर कर दो, उससे जो आएगा वही आंसर होगा। ए क्रॉस सर बी कर दो, क्या बात करते हो, यस सर। तो बच्चों ए क्रॉस बी अगर तुम कर दोगे तो ए की वैल्यू क्या है, i + j क्रॉस i - j, तुम दोनों में से कोई भी कर सकते हो, ए क्रॉस बी करो या बी क्रॉस ए, परपेंडिकुलर मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो इक्वल टू बच्चों i का 0 हो गया, i j का क्या बनेगा माइनस, तो पहले से i j का सर प्लस के बनता है, तो k कर दो। फिर बच्चों j और i का सर माइनस के बनता है, और j का बच्चों 0 हो गया, तो -2k आया ना, तो बच्चों इसकी यूनिट वेक्टर क्या होगी, तो इसकी यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो इसकी जो बच्चों यूनिट वेक्टर है ए क्रॉस बी का जो बच्चों यूनिट वेक्टर आया है, यूनिट वेक्टर जो है वो क्या है, मान लो ये ए क्रॉस बच्चों ये सी है, तो सी जो है उसका यूनिट वेक्टर क्या आया, के आया है, माइनस के है, तुम प्लस के भी ले सकते हो, क्योंकि हम ए क्रॉस बी के बी क्रॉस ए करते तो भी तो परपेंडिकुलर वेक्टर मिलता ना तुम्हें। तो बच्चों इसका डायमेंशन मैग्नीट्यूड क्या बोला गया है, तो बच्चों ये तो कंफर्म है ये वाला आंसर होगा, के डायरेक्शन वाला, बाकी कोई भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन है। तो यूनिट वेक्टर बच्चों 3 है, और क्या लिख सकते हो, के भी लिख सकते हो, क्योंकि हम ए क्रॉस बी की जगह बी क्रॉस ए भी कर सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड बच्चों 3 है, तो यूनिट वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 16 न्यूटन, इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द मिनिमम फोर्स, देन द फोर्स आर, क्या होगा फोर्स। चलो फोर्स बच्चों क्या होगा, तो देखो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ 2 फोर्सेज बच्चों 16 न्यूटन है, मतलब मैग्नीट्यूड में F1 + F2 इक्वल टू बच्चों क्या है 16, मैग्नीट्यूड का मतलब यहाँ हम वेक्टर नहीं लगाया, मोड है मोड। रिजल्टेंट बच्चों 8 है, तो क्या लिखोगे 8 इक्वल टू 8 का स्क्वायर इक्वल टू F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। सर cos थीटा बस चाहिए हमें, cos थीटा तुम्हें चाहिए। चलो बच्चों tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, मान लो छोटा फोर्स बच्चों F1 है, ठीक है, तो हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े है ना, अगर ये बच्चों A है, इसको ये A है बच्चों, ये B है, तो जिससे एंगल बनता है बच्चों, ये जो tan अल्फा लिख लो, tan अल्फा बच्चों क्या हो जाता है हमारे पास, आ जाता है सर B sin थीटा प्लस A प्लस B cos थीटा, ये पढ़े हो ना। तो बच्चों मान लो जो छोटा है, छोटे से बोला गया 90 डिग्री पे है ना, तो F1 को हम छोटा मान लेते हैं, F1 को हम छोटा मान लेते हैं, तो हम क्या लिखेंगे tan अल्फा, tan 90 लिख दे, tan 90 किससे, F1 को छोटा, मतलब नीचे F1 को मान रहे, इससे 90 बना रहा, तो A को बच्चों F1 मान लिए, A की जगह F1 आएगा और B की जगह बच्चों F2 आएगा, तो यहाँ पे B की जगह क्या लिखोगे, F2 sin थीटा प्लस F1 प्लस F2 cos थीटा। tan 90 बच्चों क्या होता है, यहीं पे लिख लो, tan 90 क्या होता है सर 1/0, तो इससे बच्चों क्या बन गया तुम्हारे पास, F1 प्लस F2 इक्वल टू क्या आ गया, इक्वल टू बच्चों 0 आ गया, तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू आ जाती है क्या, -F1/F2। ये वैल्यू बच्चों कहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, तो जैसे बच्चों यहाँ पुट करोगे तो क्या बन जाएगा 64 F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा बच्चों क्या आया है, cos थीटा सर आया हुआ -F1/F2, तो क्या लिखोगे -F1/F2, F2 से F2 चला गया, तो क्या बन गया F1 का स्क्वायर, यहाँ बच्चों बन जाएगा तुम्हारा -2 F1 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा F2 का स्क्वायर माइनस F1 का स्क्वायर इक्वल टू बच्चों 64, तो ये बन गया 64 इक्वल टू F2 प्लस F1 F2 माइनस F1 प्लस F2 की वैल्यू बच्चों दिया गया पहले क्वेश्चन में, गिवन है कितना 16, तो यहाँ पे 16 रख दो, F2 माइनस F1, तो बच्चों 64, तो क्या आ गया F2 माइनस F1 बच्चों क्या आ गया 16 4 जा 4, और बच्चों F2 प्लस F1 पहले से दिया गया कितना है, वो दिया गया था कितना 16,
तो बच्चों दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे तो ये F1 से F1 कट जाएगा, तो 2F2 इक्वल टू क्या आ गया 20, तो F2 इक्वल टू बच्चों क्या आ गया 10। इस F2 की वैल्यू बच्चों किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो F2 की वैल्यू, तो F1 क्या आ जाएगा 10 - 4 6 बन जाएगा बच्चों। F1 क्या बन जाएगा 6, ठीक है, तो 6 बन जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा देख लो, छोटा वाला 6 और बड़ा वाला 10 न्यूटन। ठीक, क्लियर है सभी को? यस सर। चलो अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ईच ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना और इतना, द स्पेस इतना, द होल अरेंजमेंट इन एयर, द ऑप्टिकल पावर ऑफ द सिस्टम बच्चों पूछा गया। तो ऑप्टिकल पावर बच्चों अगर पूछा गया है तो देखो सबसे पहले बच्चों फोकल लेंथ निकाल दो। हम तुम्हें बताया फोकल लेंथ निकालने का तरीका क्या होता है, इक्वल टू, अच्छा बच्चों पहले फोकल लेंथ दिया है तो रेडियस निकालोगे ना, प्लेनो कॉन्वेक्स का बच्चों पहले रेडियस निकाल लो। इसका फोकल लेंथ बच्चों कितना 10 है, तो रेडियस निकाल लो 1.5 बच्चों इसका वो है, तो 1/f इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.5 - 1, ये इधर से जा रहा है तो इसका माइनस 1/r क्योंकि एक का इन्फिनिटी है। ठीक है, तो बच्चों ये f कितना दिया गया है सर 1/10 दिया गया है, इक्वल टू 0.5 × 1/r, तो बच्चों r कितना आ गया 5 आ गया बच्चों। r अगर 5 आ गया तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। बताओ 1/f क्या होता है? 1/f होगा सर जिसमें रे जा रही है, देखो इसमें रे जा रही है 1.5 - 1 एयर से जा रही है, इसका बच्चों रिफ्रैक्टिव इसका रेडियस क्या है इनफाइनाइट प्लस, फिर बच्चों इससे इसमें जा रही है ना वाटर में, तो 4/3 - 1.5 जिसमें जा रही है माइनस जिससे जा रही है अपॉन r, बच्चों इसका r माइनस लोग क्योंकि इधर जा रही है मान रहे हम, तो माइनस कितना 5 क्योंकि हम रेडियस निकाल चुके हैं। ठीक है, प्लस अब बच्चों इससे इसमें जा रही है तो 1.5 - 4/3 अगेन प्लस 5 होगा क्योंकि बच्चों इसका रेडियस होगा बच्चों उधर है, प्लस अगेन वो जीरो हो जाएगा बच्चों क्योंकि इसमें भी इन्फिनिटी आ जाएगा, तो वो जीरो ही हो जाएगा 1 - 1.5/इन्फिनिटी, वो जीरो ही हो जाएगा, लिखने की जरूरत वैसे है नहीं। 1 - 1.5 ये तो बच्चों जीरो ही हो गया ना, तो ये हटाओ, तो बताओ हमारा 1/f क्या बन गया, ये भी जीरो, इसका माइनस भेज दोगे तो ये भी पलट जाएगा, माइनस ऊपर भेज दो तो 1.5 माइनस चलो 1.5 - 4/3 अपॉन 5 × 2 कर दो क्योंकि दोनों का सेम ही है ना। ठीक है, तो ये क्या बन गया 4.5 - 4 0.5 डिवाइडेड बाई 15 5 × 15 × 2, तो बच्चों f कितना आ गया, इसको सॉल्व कर लो, f जो आ जाएगा तुम्हारे पास बन जाएगा, ठीक है 5 3 जा f बच्चों 15 बन रहा है। f बच्चों अगर 15 सेंटीमीटर बन रहा है तो आप पावर निकाल दो, पावर क्या हो जाएगा, पावर इक्वल टू 100 क्योंकि सेंटीमीटर में, तो 100/15 कर दो तो क्या आ जाएगा 6.67 प्लस में आया था कि माइनस में, तो देखे ही नहीं, तो माइनस ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस 1.5 4.5 - 4 ये भी हाँ प्लस में आएगा, तो इसका आंसर जो बच्चे तुम्हारा आएगा इसका 6.67 प्लस में आएगा। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। तो ये भी हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस ब्राउट इन क्लोज कॉन्टैक्ट along their optical axis, the focal length of the convex lens is 10 cm. When the system is placed in 40 cm from an object, a sharp image of object is formed on a screen on the other side of system. Determine the optical power of concave lens. Object in screen is 1.6. बच्चों देखो तुम्हारे पास कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव दे रहा है बच्चों, कॉन्वेक्स और कॉन्केव का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, और दोनों ऑब्जेक्ट और इसके बीच का डिस्टेंस दे रहा है तुम्हें कितना 100 कितना दिया डिस्टेंस बिटवीन द 1.6 मतलब 160 मीटर। ये बच्चों कितना दिया गया 40 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये 40 दिया गया है, ठीक है, तो भी कितना हो जाएगा, भी हो जाएगा बच्चों 120। तो बच्चों टोटल फोकल लेंथ इसका निकाल लो ना, तो यू कितना बच्चों -40, भी है इसका +20, तो इससे फोकल लेंथ निकालो एफ इक्विवेलेंट, तो 1/f इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा इसमें 1/v - 1/u, तो 1/120 लेंस है तो माइनस होगा, माइनस में प्लस 1/40, तो इसको सॉल्व करो तो बच्चों कितना आ गया 120 1 + 4 3, तो बच्चों क्या आ गया, तो फोकल लेंथ बच्चों जो आ रहा है 120/4 आ रहा है, तो 30 आ रहा है फोकल लेंथ बच्चों, 30 आ रहा है फोकल लेंथ 30, और एक का फोकल लेंथ तुम्हें दिया गया कन्वेक्स का 10 है, तो पूछा गया ऑप्टिकल पावर ऑफ कॉन्केव पूछा गया ना, तो बच्चों देखो पहले फोकल लेंथ निकाल दिया करो फिर पावर निकाला करो, नहीं तो तुम गलती जानते हो कहाँ करोगे, 100/f जान लेना, तुम 1/f लगा के कर दोगे, ठीक है, या तो फिर फोकल लेंथ को मीटर में ले लो फिर कर लो। तो अगर ये गलती से बचना चाहते हो तो पहले 1/f फोकल लेंथ निकाल ही लिया करो। तो बच्चों 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा 1/f1 + 1/f2, तुम्हारे को ये आया हुआ है क्या f इक्विवेलेंट 30 है, तो इसको बच्चों क्या लिख दो 1/30 इक्वल टू 1/ कॉन्वेक्स का दिया गया है, कॉन्केव को बच्चों निकाल लो, तो 1/f2 क्या आ गया 1/30 - 1/10, दिस इज द एलसीएम 1 -
3 तो इक्वल टू -2/30। तो एफ बच्चों क्या आ गया, अगेन 15 -15। क्या बोलते हो? तो तुमसे पावर पूछा गया, तो बच्चों पावर क्या हो जाएगा, यही पावर हो जाएगा, क्योंकि लेंस है तो 1 सेंटीमीटर में तो बच्चों 100/f, तो 100/-15 करोगे तो क्या आ जाएगा, -6.7 डायोप्टर। दिस इज द आंसर, -6.7 डायोप्टर बच्चों इसका आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, तो आ गया प्रैक्टिकल फिजिक्स का क्वेश्चन। द पिच ऑफ ए स्क्रू गॉज बच्चों 1 mm दिया गया है एंड द 3 एंड देयर आर 50 डिवीजन ऑन इट्स कैप। तो सबसे पहले तो लिस्ट काउंट निकाल दो। लिस्ट काउंट इक्वल टू बच्चों क्या होगा, 1/50 इक्वल टू, इसको तुम 1/50 है ना, तो ये बन गया 0.2 नहीं बन गया, ठीक है यही बनेगा ना 0.2, हाँ 0.02 लिस्ट काउंट बच्चों आ गया। When nothing is put between them, 44 division of the circular scale coincide with the reference line 0 of the main scale. The main scale is not visible. 44 division of circular scale coincide with the reference line, ठीक है। 0 of the main scale is not visible। बच्चों मेन स्केल का 0 अगर नहीं दिखता है तो क्या होता है, पॉजिटिव एरर या नेगेटिव एरर, इट्स अ नेगेटिव एरर। तो नेगेटिव एरर बच्चों निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नेगेटिव एरर इक्वल टू बच्चों क्या होता है, तुम्हारा जो टोटल डिवीजन है कितना है 50 माइनस कोइंसाइड डिवीजन 44। नेगेटिव में बच्चों टोटल डिवीजन माइनस कोइंसाइड डिवीजन होता है, पॉजिटिव में डायरेक्ट कोइंसाइड डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट करते हो। ठीक है, तो नेगेटिव है क्योंकि दिख नहीं रहा है वो, ठीक है दिखा है ना, द मेन स्केल दिखा है ना, रेफरेंस लाइन विद द रेफरेंस लाइन 0 ऑफ द मेन स्केल इज नॉट विजिबल, मतलब नेगेटिव एरर है, इनटू बच्चों 0.02। तो ये कितना आ गया 6, मतलब 6 ये आ गया तुम्हारा नेगेटिव एरर कितना आ गया बच्चों, ये आ गया सर 6 2 या 12 0.12 का बच्चों mm का होगा, ठीक है mm यहाँ, ठीक है ये नेगेटिव एरर आ गया। अब व्हेन ए ग्लास प्लेट इज प्लेस्ड द मेन स्केल रीड द डिवीजन, मेन स्केल रीड 3 डिवीजन, मतलब बच्चों 3 mm तो होगा ही होगा ना, ये तो कंफर्म है, प्लस सर्कुलर स्केल रीड 26 डिवीजन, तो 26 इंटू 0.02। बच्चों नेगेटिव एरर बाद में क्या किया जाता है, प्लस, नेगेटिव एरर बच्चों बाद में क्या किया जाता है प्लस, तो 0.12, तो कितना आ गया इक्वल टू 3 प्लस ये कितना हो गया 26 52 0.52 प्लस 0.12, तो ये 64 बन गया बच्चों, 3.64 mm इज द राइट आंसर, ये होगा 3.64 mm इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a thin rod of length इतना is placed along the optical axis of concave mirror of focal length f such that image which is real and elongated just touches the rod। बच्चों देखो ये है longitudinal magnification का क्वेश्चन, बोला क्या है, जो इमेज है बच्चों ये मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर जस्ट टच कर रहा है, तो जस्ट टच कर रहा है तो बच्चों ऑब्जेक्ट ऐसे भी हो सकता था, और ऑब्जेक्ट पहला केस ये ऑब्जेक्ट ये भी हो सकता था, लेकिन होगा कौन सा, होगा बच्चों ये वाला, क्योंकि इमेज लॉन्ग हुआ है, बड़ा हुआ है, तो बच्चों मैग्निफिकेशन बड़ा है तो कर्वेचर के फोकस के बीच में रहा होगा ना, तो ये वाले को लेके करोगे। ठीक है सर, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको लेके करने का। तो यहाँ पे बच्चों ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट को हम लोग ऐसे रख दिया, तो बच्चों ये f/3 है, तो ये बच्चों f/3 ये इसका इमेज तो बच्चों यही बनेगा ना सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो एक तो बच्चों वहीं बन जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है एक तो बच्चों वहीं बन जाएगा कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, मतलब इसका 2 A और B, तो बच्चों BA जो होगा वो वही हो जाएगा क्या -2f पे बनेगा। ठीक है, इसका देखना होगा, तो इसका सर डिस्टेंस कितना है बच्चों, ये 2f है, और ये डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया गया f/3, तो ये B क्या हो जाएगा, UB क्या हो जाएगा, UB 2f माइनस f/3 इक्वल टू 6 माइनस 5f/3 बच्चों क्या आ जाएगा UB मतलब माइनस में लोगे, तो बच्चों इससे BB निकाल दो, तो 1/f इक्वल टू 1/BB माइनस माइनस प्लस 1/5f, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, तो बच्चों 1/BB क्या आ जाएगा 5f 5 माइनस 3 इक्वल टू 2/5f, तो BB इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा 5f/, ये BB आ गया, तो बच्चों लेंथ क्या हो गया, लेंथ देखो पहला A का बच्चों कहाँ है, A है 2f पे, और बच्चों वो कहीं कहाँ पर है, यहाँ पे, वो सेम शेप में नहीं बनेगा, अब इस पे उतना PhD नहीं करवा रहे, सेम शेप में नहीं बनेगा, ट्रेपेजियम बनेगा, तो इस पे PhD नहीं करवा रहे तुम लोग को हम। BA बच्चों -2f पे, और BB क्या है माइनस में आएगा ना आंसर। हाँ बच्चों ये यहाँ पे जो फॉर्मूला था हम लोग जो लगा रहे थे, यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला लगेगा ना, यहाँ पे बच्चों माइनस का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि वो मिरर था ना, तो प्लस का लगेगा, प्लस का लगेगा तो प्लस का फिर माइनस बन जाएगा, प्लस का लगना था ना 1/B प्लस 1/U, तो माइनस, तो यहाँ बन जाएगा बच्चों -2/f माइनस ये, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ जो बच्चों हो जाएगा वो हो जाएगा लेंथ
5f/2 माइनस 2f, तो ये कितना हो गया, f बाई बच्चों 2 नहीं आ गया, तो ये आ गया बच्चों लेंथ ऑफ इमेज, और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया होता है f/3, तो मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा f/2 विथ ऑफ इमेज f/2 माइनस विथ ऑफ ऑब्जेक्ट, तो 1.5 बच्चों आंसर होगा, 1.5 इज द राइट आंसर। चलो अब तुम्हारा इंटीजर टाइप का आ गया क्वेश्चन, हाँ चलो इंटीजर टाइप का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, 2 वेक्टर p एंड q हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, अभी इंटीजर नहीं आया, 21 से होगा, ठीक है। 2 वेक्टर p एंड q हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, p प्लस q इज n टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड p माइनस q, देन द एंगल बिटवीन p एंड q क्या होगा, ठीक है। चलो अच्छा, यहाँ पे तुम मॉड लोगे, यहाँ पे जो तुम लेते हो ना लेंथ यहाँ पे जो ले रहे हो ये मॉड लोगे दोनों का, यूए और ईबी का जो लेंथ होता है, तुम सोचोगे सर उधर तो माइनस था, तो यहाँ पे जो तुम लिए हो ना वीबी का मॉड माइनस वीए का, उसमें ये मत सोचना कि सर ये तो माइनस में था, सर ये तो माइनस में था, तब कैसे ले रहे हो, तो मॉड लेना है, ठीक है। चलो बच्चों ये क्वेश्चन देखते हैं, पी एंड क्यू, पी प्लस क्यू क्या होगा, बोला गया पी प्लस क्यू जो है बच्चों एन टाइम्स है पी माइनस क्यू के, दोनों सेम है बच्चों, पी और क्यू दोनों सेम है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा इक्वल टू एन स्क्वायर, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ना एन स्क्वायर, क्यों, क्योंकि दोनों साइड रूट आता तो दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो एन स्क्वायर बन जाएगा ना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कॉस थीटा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, अब बच्चों सब सेम है, सब सेम बोला गया, पी और क्यू दोनों सेम है, तो यहाँ पी एंड क्यू अब इक्वल मैग्नीट्यूड, तो क्या करोगे पी स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू एन स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। तो बस कहानी में कुछ भी नहीं बचा, अब पी स्क्वायर बाहर ले लो, 2p स्क्वायर, तो 2p स्क्वायर बाहर ले लोगे तो क्या बनेगा यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा, क्या बोलते हो, और इधर बच्चों क्या बनेगा एन स्क्वायर भी बाहर ले लो, 2p स्क्वायर भी बाहर लोगे तो क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तुमसे क्या पूछा गया है, एंगल बिटवीन ना, मतलब कॉस थीटा को यहाँ से हटाना है, कॉस थीटा को एक साइड लेना है मेरे को ना, तो हम एक काम करते हैं कॉस को उधर भेज देते हैं, कॉस को एक तरफ ले लो, कॉस पूछा गया तो बच्चों क्या करोगे, यहाँ पर है, पहले तो पी स्क्वायर काट ही दो ना सब, तो यहाँ पी स्क्वायर से कट गया तो क्या बन गया 1 पी स्क्वायर पर 2 प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल टू एन स्क्वायर 2 माइनस 2 कॉस थीटा, तो बच्चों 2 से 2 भी कट गया सब, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा तुम्हारा कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, इधर बच्चों क्या आ गया एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस थीटा, क्या बोलते हो सही है। तो बच्चों अब यहाँ पे कॉस थीटा को इधर ले लो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा कॉस थीटा प्लस एन स्क्वायर कॉस थीटा, और इधर बच्चों क्या बन जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कॉस थीटा अगर कॉमन लोगे तो क्या आएगा 1 प्लस एन स्क्वायर, और इधर बच्चों क्या आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे क्या बन गया कॉस थीटा इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 1 एन स्क्वायर प्लस 1, ऐसा कोई आंसर है क्या, एन स्क्वायर माइनस 1 एन स्क्वायर प्लस 1 बच्चों, ऐसा कोई आंसर है क्या, यस डी इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों डी इज द राइट आंसर। 21 क्वेश्चन क्या है देखो, अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों √2 हैज अ रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ 30 डिग्री, वन ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म इज पॉलिश्ड, एक बच्चों पॉलिश्ड है, मतलब सर कुछ ऐसा होगा, ठीक है पॉलिश्ड है, ठीक है ऐसा होगा, 30 डिग्री है इसका रिफ्रैक्टिंग एंगल बच्चों, ए 30 डिग्री दिया गया है, ए इक्वल टू 30 डिग्री दिया गया है, और क्या है one of the refracting surface is prepared for the beam monochromatic light to retrace it their path, find the angle of incidence, कैसे करोगे, देखो ये बच्चों ऐसे गया, ये रिट्रेस किया था ऐसे गया होगा ना 90, मतलब along the normal गया होगा, मतलब सरफेस से 90 डिग्री, यस सर तभी तो रिट्रेस करेगा। तो बच्चों यहाँ पे R2 0 आ गया तो पूरा का पूरा R1, हमें पता है ना R1 प्लस R2 क्या होता है 30 डिग्री, तो बच्चों R2 0 हुआ तो R1 30 नहीं हो जाएगा, ये 30 डिग्री नहीं हो जाएगा, ये 30 डिग्री, तो बच्चों I निकालना है, बस खत्म कहानी, म्यू इक्वल टू क्या दिया गया √2, तो बच्चों क्या आ जाएगा साइन I इंटू म्यू1 कितना दिया गया 1 एयर इक्वल टू साइन 30 इंटू बच्चों √2 है म्यू2, तो साइन I क्या आ गया 1/2 √2 से 1/√2 इक्वल टू बच्चों क्या आ गया साइन I, तो बच्चों I इक्वल टू क्या आ गया 45 डिग्री 45, तो बच्चों इसका आंसर जो होगा 45 होगा, ठीक है। अब आते हैं 22 पे, द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ प्रिज्म बच्चों दिया गया है तुम्हें, क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्रिज्म इक्विलेटरल ट्रायंगल बच्चों, बस ठीक है इक्विलेटरल है तो बस काम खत्म, तो 60 डिग्री होगा, ए क्या बोलते हो पब्लिक 60 डिग्री होगा, यस सर 60 डिग्री होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू द वन फेस, मतलब ऐसे, यहाँ उल्टा कहानी, ये बच्चों 90 है, तो बताओ ये पूरा का पूरा जो है R2 बच्चों 60 डिग्री नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस समय R1 क्या हो गया 0,
तो ये 60 डिग्री होगा ना बच्चों। अगर ये 60 डिग्री है और इसका म्यू क्या है, म्यू सर दिया गया है 1.5, तो बच्चों इसका साइन सी क्या होगा, साइन सी सर 1/1.5 बच्चों। और गिर कितने रहा पे 60 डिग्री पे बच्चों। 60 डिग्री क्रिटिकल से ज्यादा नहीं हो गया, क्योंकि साइन 60 क्या होता है √3/2, ठीक है। और ये बच्चों 1.5 है, तो √3/2 तो 1/1.5 से ज्यादा होगा ना, क्योंकि 10/15 10/15 मतलब 5 2 जा 2/3। तो बच्चों √3/2 जो है 60 पे गिरा है ना, ये √3/2 बच्चों जो ज्यादा होगा ना, √3/2 जो है ज्यादा है किससे, 2/3 से। अगर ये ज्यादा है तो बच्चों क्रिटिकल एंगल से, इंसिडेंट एंगल जो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा नहीं हो गया, अगर ये ज्यादा है क्रिटिकल एंगल से, तो मेरे को बताओ ये क्या करेगा, रिफ्लेक्शन कर जाएगा बच्चों, रिफ्लेक्शन। और ये भी ऐसे क्यों निकलेगा सर, ऐसे अगर बच्चों ये 90 देखो, ये क्योंकि ये क्या है 60 और ये 60 है बच्चों, ये 30 होगा, तो ये 90 पे ही तो निकलेगा। तो बस एक ही जगह रिफ्लेक्शन हुआ है, वो भी कहाँ, रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। तुम रिफ्लेक्शन खोज रहे होगे क्वेश्चन में, रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं बच्चों, यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन और एक रिफ्लेक्शन है, क्योंकि इसके बाद तो ये सीधे निकल जाएगा। अगर किसी एंगल पे गिरता तो बच्चों फिर एक रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन पॉसिबल था, लेकिन एक ही रिफ्लेक्शन होगा, तो डेविएशन क्या हो जाएगा 180 माइनस 2i, तो 180 माइनस i बच्चों क्या है 2 × 60, तो इक्वल टू क्या आ गया 180 माइनस 120, तो 60 डिग्री बच्चों हो गया। 60 डिग्री बच्चों इसका आंसर होगा 22 है, ठीक है। अब अगर हम आते हैं इस पे, अब हम लोग आगे बच्चों इस पे आते हैं, वी नीड मैक्सिमम मैग्निफिकेशन ऑफ 375, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन 375 व्हेन इमेज फॉर्म एट डी। बच्चों डी पे इमेज बन रहा है और मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की बात किया हुआ है, और लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप तुम्हें दिया गया है, ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ भी दिया गया है, आईपीस का फोकल लेंथ तुमसे पूछ रहा है। तो सर क्या करें बच्चों, देखो मैग्निफिकेशन जब डी पे बनता है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, VO/UO 1 + D/FE, यही पढ़े हो ना, यस सर। अब देखो मैक्सिमम बोला गया बच्चों, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होता है, जब VO किसके इक्वल हो जाता है, लेंथ ऑफ ट्यूब। अच्छा माइनस में होता है, ओवरऑल मैग्निफिकेशन माइनस होता है, हम बस मैग्नीट्यूड की बात ले रहे हैं, बस मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ये देखो प्लस में मैग्निफिकेशन बोला गया 375, तो मैग्निफिकेशन बस लो, बस मैग्नीट्यूड लो। U बच्चों क्या होगा, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए U मिनिमम होना चाहिए, U की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा FO से ज्यादा, तो ऑलमोस्ट FO ही हो गया 1 + D बच्चों 25 होता है, FE हमें तो पता नहीं, और M बच्चों क्या दिया गया है 375, तो बस बच्चों सब कुछ दिया गया है 375, L शायद तुम्हें दिया गया है 150, और FO भी दिया गया है 5 ये देखना सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में चेंज कर लो, सॉरी इसको mm में चेंज कर लो, mm में इसको सॉल्व कर लो बच्चों, तो FE जो है तुम्हारा वो 22 के राउंड आ जाएगा, ठीक है। तुम्हें इंटीजर में बच्चों वैल्यू रखना है, याद रखना है इंटीजर में रखना है, डेसिमल में नहीं, तो इंटीजर में ऑलमोस्ट 22 के राउंड आ रहा होगा, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारे पास। अब बचा क्या है 24th क्वेश्चन, 22 के राउंड होगा इसका, ठीक है। 24th क्वेश्चन, लेंथ ऑफ सिलेंडर इज मेजर विद द हेल्प ऑफ बर्नियर कैलिपर व्हिच स्मॉलेस्ट डिवीजन। बर्नियर कैलिपर की बात बच्चों बोल रहा है, स्मॉलेस्ट डिवीजन कितना है 0 पॉइंट, मेन स्केल इज इतना mm, मेन स्केल का बच्चों लिस्ट काउंट है, लिस्ट काउंट जो है 1 मेन स्केल डिवीजन क्या है 0.5 mm, ठीक है। और बच्चों एंड 9 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इक्वल टू द 10th डिवीजन ऑफ बर्नियर, तो 10 डिवीजन ऑफ बच्चों बर्नियर जो है, बर्नियर स्केल वो किसके इक्वल है 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। 9 डिवीजन, एक डिवीजन मेन स्केल में कितने हैं इतने, तो वो क्या हो जाएगा 9 × 0.5 हो जाएगा। 10 डिवीजन ऑफ बर्नियर स्केल किसके इक्वल होगा 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, और मेन स्केल का एक डिवीजन कितने का 0.5 का, तो यहाँ से तुम्हारा 1 बर्नियर स्केल डिवीजन क्या आ गया सर 9 × 0.5 डिवाइडेड बाय 10 आ गया, ठीक है। तो बच्चों लिस्ट काउंट निकाल दो, लिस्ट काउंट क्या होता है बर्नियर कैलिपर का 1 मेन स्केल डिवीजन 0.5 माइनस 9 × 0.5 अपॉन 10, इसको सॉल्व कर लो कितना बन गया 0.5 माइनस 9 4 जा 45, 0.45 नहीं हो जाएगा, यस, तो ये क्या बन गया 0.05 बच्चों इसका लिस्ट काउंट है mm में, ठीक है। ये आ गया लिस्ट काउंट खत्म। अब हम लोग कर रहे हैं क्या बोला गया है 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल आर इक्वल टू द 10 डिवीजन, कहानी खत्म इसका। इट इज ऑब्जर्व 78 डिवीजन ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड विद द 6th डिवीजन ऑफ बर्नियर। बच्चों ये थोड़ा अलग वे में बोल दिया, 78 कोइंसाइड कर रहा है 6 के साथ। मान लो ये बर्नियर स्केल का स्केल है, ठीक है, तो बच्चों बर्नियर स्केल के 6 के साथ 1 2 3 4 6 के साथ उसका 78 कोइंसाइड कर रहा है, तो इसका मतलब बच्चों मेन स्केल रीडिंग कहां तक खत्म हुआ होगा, मेन स्केल रीडिंग कहां तक खत्म हुआ होगा 78 माइनस 6 इक्वल टू क्या आ गया 72, मतलब मेन स्केल बर्नियर कैलिपर का स्केल स्टार्ट कहां से हुआ होगा 72 से, तो आंसर क्या लिखोगे 72 तो होगा सर, कंफर्म है। प्लस अच्छा एरर उरर कुछ भी नहीं था इसमें, कुछ नहीं था 72, अच्छा 72 और इंटू लिस्ट काउंट करोगे किसका मेन स्केल का कितना है
0.5 प्लस 6 डिवीजन बच्चों वर्नियर स्केल का इंटू लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल क्या था 0.05 हम लोग पीछे निकाले हुए हैं, ठीक है। तो ये कितना बन गया, इसको सॉल्व कर लो, कितना बन रहा है 6 5 जा, इधर 0.3 आ जाएगा, इधर क्या बन रहा है आधा इसका कितना होगा 72 का 0.5 है ना, सही है ना 0.5, हाँ इसका हो जाएगा 35 36, तो हो गया 36.3 आंसर होना चाहिए, मतलब mm में। तो बच्चों राउंड अप करोगे तो 36 आंसर होगा 24 का, राउंड अप करोगे तो 24 का आंसर जो होगा वो mm में निकालने बोला है ना, mm में, तो mm में बच्चों जो आएगा तुम्हारा 36.3 आएगा, ठीक है mm में, ठीक है ना। चलो 36 लिख लेना, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारे पास वो क्या है, पिच ऑफ ए स्क्रू गॉज इज 1 mm एंड देयर आर 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो बच्चों लिस्ट काउंट क्या आ गया 1/100 इक्वल टू 0.01, खत्म कहानी, ओके ये हो गया। अब बोला गया व्हेन द नथिंग इज पुट बिटवीन द जॉ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज लाइव 4 डिवीजन बिलो द रेफरेंस लाइन। बच्चे पॉजिटिव एरर हुआ ना, जीरो जब रेफरेंस लाइन के नीचे होगा तो कौन सा एरर होगा, पॉजिटिव एरर। तो पॉजिटिव एरर कितना है, एरर इक्वल टू हो गया सर कितना 0.01 इंटू 4, तो बच्चों क्या गया 0.04 पॉजिटिव एरर है, ठीक है सर। और क्या बोला गया, व्हेन स्टील वायर इज प्लेस्ड बिटवीन द जॉ 2 मेनी स्केल डिवीजन आर क्लियरली विजिबल, मतलब बच्चों 2 तो होगा, 2 mm होगा, ठीक है 2 mm तो होगा क्योंकि 1 mm इसका लिस्ट काउंट है, 2 प्लस ओके 67 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, तो 67 इंटू बच्चों 0.01 लिस्ट काउंट है, तो इक्वल टू क्या हो गया 2 प्लस 2.67 बच्चों आंसर होना चाहिए था, लेकिन बच्चों पॉजिटिव एरर बाद में माइनस करोगे ना तो क्या आ जाएगा 2.67 माइनस पॉजिटिव एरर बच्चों कितना आया था, पॉजिटिव एरर आता है तो 0.04, तो आंसर बच्चों कितना आ जाएगा 2.63, तो ऑलमोस्ट इसका आंसर जो होगा वो 3 होगा, मतलब इंटीजर में लिखना है ना, तो दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये था तुम्हारा पूरा सोल्यूशन इसका, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग को सब समझ में आया होगा, ठीक है। जो भी नहीं समझ में आया बच्चों आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, तो उसको मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ओके, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।